मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुर्जर आप सभी का पीबीएम ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। कक्षा 12 में आज अपन चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। चैप्टर 1 से और 4 तक जो चैप्टर हैं अपने वो टोटल अपने 7 मार्क्स के चैप्टर हैं और इन 1 से और 4 तक के जो चैप्टर हैं इनमें एक बड़ा क्वेश्चन 4 अंक का क्वेश्चन इनमें पूछा जाता है। और सबसे पहले आज अपन डिस्कशन करेंगे पहले चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले अपन जिस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे आवेश के बारे में। यदि आवेश की बात करें तो आवेश का अध्ययन करने से पहले अपना 1 से और 4 तक के जो चैप्टर हैं वो स्थिर वैद्युतिकी में आते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में ये चैप्टर शामिल किए गए हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी जो है उसके अंदर यदि अपन डिस्कशन करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। जैसा कि पहला वर्ड आ रहा है स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 में अपन बात करते हैं स्थिर आवेशों से संबंधित। स्थिर आवेशों से संबंधित यदि स्थिर आवेशों से संबंधित अपन अध्ययन करें तो स्थिर आवेशों की बात करें तो स्थिर आवेशों से संबंधित जिस भाग में भौतिक विज्ञान के जिस भाग में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर 1 में विद्युत क्षेत्र से संबंधित अध्ययन करेंगे और उसमें सबसे पहला अपना टॉपिक आता है आवेश। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए आवेश होता क्या है। आवेश जो है एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा अपन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का यदि अपन अध्ययन करें तो वो किसके अंदर शामिल किया जाता है, आवेश के अंदर उसे शामिल किया जाता है। दूसरी बात यहाँ से अपने पास में ये आती है कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश। पहला होता है धनावेश। धनावेश में क्या होता है, वह आवेश जिसके ऊपर प्लस का साइन होता है उसको धनावेश तथा जिसके ऊपर माइनस का साइन होता है उसे बोला जाता है ऋणावेश। उसे क्या बोला जाएगा, ऋणावेश। तो देखिए आवेश होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। अब आवेशों से संबंधित कुछ विधियां हैं, आवेशन की कुछ विधियां हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आवेशन की यदि विधियों की बात करें तो आवेशन की विधियां जो हैं, आवेशन की विधियां सामान्यतः अपने सिलेबस में आवेशन की 3 विधियां दी गई हैं। पहली आती है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन का क्या मीनिंग है, घर्षण द्वारा आवेशन का मीनिंग है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उस दौरान घर्षण होगा। कोई भी 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए ये है, दूसरी वस्तु बी ये है। जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा तो संपर्क में लाने के कारण और जब आपस में इन दोनों को मूव करवाया जाएगा, जब इनको अपन मूव करवाएंगे तो इस दौरान इन दोनों के मध्य एक क्रिया होगी, अन्योन्य क्रियाएं होंगी। तो इस दौरान इस प्रकार से एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में चले जाएंगे, ए से आवेश निकलेंगे और बी के ऊपर चले जाएंगी। तो इस विधि को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेशों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो स्थानांतरण होना है उसको बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। जिस वस्तु से आवेश निकलते हैं उस पर धनावेश, जिस वस्तु से आवेश निकलते हैं उस पर धनावेश तथा जिस वस्तु पर आवेश पहुंचते हैं उस पर ऋणावेश आता है। यदि मान लेते हैं एक कोई आपकी वस्तु है जिससे आपके आवेश निकल रहे हैं तो उस पर धनावेश, बी पर आपके आवेश पहुंच रहे हैं तो बी वस्तु के ऊपर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु से आवेश निकलते हैं उस पर धनावेश तथा जिस वस्तु पर आवेश पहुंचते हैं उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। ये अपनी घर्षण द्वारा आवेशन होता है। इसके बाद में दूसरी विधि आती है। दूसरी विधि को अपन बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन के पश्चात दूसरी विधि आती है चालन द्वारा आवेशन। कौन सी विधि आएगी दूसरी, चालन द्वारा आवेशन। चालन का क्या मतलब है, चालन द्वारा आवेशन। देखिए अभी अपन ने पहली जो विधि थी अपनी उसमें अपन ने डिस्कशन किया कि जो 2 वस्तुएं हैं उनको आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं अर्थात आवेश निकलते हैं और दूसरी वस्तु पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार से चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि कोई भी 2 वस्तुएं लेते हैं, एक आवेशित वस्तु है जिसके ऊपर मान लेते हैं धनावेश है, दूसरी अनावेशित वस्तु है। दूसरी क्या है, अनावेशित वस्तु है। एक आवेशित वस्तु है, दूसरी अनावेशित वस्तु है। जब आवेशित वस्तु का जो संपर्क है
आवेशित वस्तु का संपर्क अनावेशित वस्तु से करवाएंगे अपन। ये आवेशित वस्तु थी और ये कौन सी थी? अनावेशित वस्तु। आवेशित वस्तु का संपर्क अनावेशित वस्तु से करवाते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है कि दोनों का संपर्क करवाया जाता है आपस में क्या करवाया जाएगा? संपर्क। आवेशित वस्तु का संपर्क किससे करवाएंगे? अनावेशित वस्तु से। ये आवेशित वस्तु है, ये आपकी अनावेशित वस्तु है। आवेशित का संपर्क किससे करवाया? ये आवेशित थी, संपर्क करवा दिया अनावेशित से, ये अनावेशित वस्तु थी। संपर्क दोनों को आपस में करवाएंगे तो क्या होगा? आवेशित से अनावेशित में वस्तु जो है उसके अंदर आवेश चले जाएंगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। कहने का मतलब ये हुआ, घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं, और चालन द्वारा आवेशन में एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु का जैसे ही संपर्क करवाया जाता है तो संपर्क से एक वस्तु से जो आवेश है दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। यदि दूसरी वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात अनावेशित हो, कोई आवेश नहीं हो, तो भी उसमें एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु पर आवेश चले जाते हैं, जिसे चालन द्वारा आवेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में तीसरी और इंपॉर्टेंट विधि आती है अपनी प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है? प्रेरण द्वारा यदि आवेशन की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंदर वस्तु को संपर्कित नहीं करवाया जाता है। महत्वपूर्ण सबसे बात यह है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में एक वस्तु का संपर्क जो है दूसरी वस्तु से न करवा करके, एक वस्तु का संपर्क दूसरी वस्तु से नहीं करवाएंगे अपन, और बिना संपर्क करवाए हुए एक वस्तु है जिसके ऊपर कोई धनावेश वितरित है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और इसके पास में कोई दूसरी वस्तु लेके आ रहा हूँ, ये ए है, ये वस्तु बी है आपकी। ओके, ये धनावेशित वस्तु है, इसके पास में कोई अनावेशित वस्तु को लेके आएंगे तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपने को देखने को मिलती है, बिना संपर्क करवाए ए और बी का मैं टच नहीं करवाता हूं, आपस में कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बिना संपर्क करवाए विपरीत आवेश द्वारा आवेशित। विपरीत आवेश का मतलब है यदि इसके ऊपर धनावेश है ए वस्तु पर तो बी वस्तु के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको अपन स्टेप बाय स्टेप करें। यदि पहली स्टेप्स की मैं बात करूं तो देखिए अपन देखेंगे कि ये कोई आपकी वस्तु थी, ये कोई आपकी वस्तु थी जिसके ऊपर अपन किसकी बात कर रहे हैं? धनावेश है, जिसके ऊपर कौन सा आवेश है? धनावेश है। ये आपकी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, इसके संपर्क में मैं दूसरी वस्तु को लेके आता हूँ। बी कोई वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं है, पहले मैं इसके पास में लेके आ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे संपर्क नहीं करवाना है अपने को स्टेप फर्स्ट के अंदर। जैसे मैं इसके पास में लेके आता हूँ तो स्टेप सेकंड में अपने को देखने को मिलता है कि ये आपकी वस्तु थी ए, इसको मैं लेके आता हूँ तो इसके ऊपर दोनों तरीके के आवेश आ जाते हैं। एक तरफ माइनस के साइन वाले आवेश आ जाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस के साइन वाले आवेश आ जाते हैं। अब स्टेप थर्ड में मैं क्या काम करता हूं कि आपकी जो ये वस्तु बी है इसको मैं भूसंपर्कित कर देता हूं। भूसंपर्कित का मतलब हुआ कि अर्थिंग कर देता हूं मैं इसकी, या आपकी धनावेश है ए वस्तु के ऊपर, दूसरी वस्तु के ऊपर दोनों आवेश आ गए। अब मैं इसकी अर्थिंग करता हूं, ये माइनस का साइन था आपका, ये प्लस का साइन, अर्थिंग कर दिया, ये लीजिए अर्थिंग। अर्थिंग करने के पश्चात जितने भी धनावेश हैं इसमें, ये स्टेप थर्ड के अंदर जितने भी धनावेश हैं वो पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे और केवल वस्तु बी पर कौन से आवेश बचेंगे? ऋणावेश। इस प्रकार से पहली वस्तु पर धनावेश जो वस्तु अपन ने ली थी ए पर, और बी पर कौन से आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाता है। कौन सा आवेश? ऋणावेश आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा? माइनस माइनस का आवेश आ जाएगा। इसी को बोल बताइए विपरीत आवेश द्वारा आवेशित हुई या नहीं? दोबारा से देख लीजिए एक बार। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है? कोई भी धनावेशित वस्तु होती है उसके पास में बिना संपर्क करवाए पास में निरावेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु को लाया जाता है। जैसे उसके पास में लेके आते हैं तो बी वस्तु के ऊपर दोनों प्रकार के आवेश आते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो और इसके बाद में जैसे वस्तु के ऊपर दोनों आवेश आएंगे, धनावेश और ऋणावेश, तो इसके बाद में अपन उसकी अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का मतलब हुआ कि उस वस्तु को अपन
पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। पृथ्वी से कनेक्ट करने के पश्चात जितने भी धनावेश उस वस्तु में आए थे वो सभी धनावेश पृथ्वी में चले जाते हैं और पृथ्वी में चले जाने के पश्चात केवल और केवल वस्तु बी के ऊपर ऋणावेश रह जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक धनावेशित वस्तु की सहायता से अपन ने एक दूसरी वस्तु को ऋणावेशित कर दिया। यही होता है अपना प्रेरण द्वारा आवेशन। बिना संपर्क करवाए, संपर्क नहीं करवाया, वस्तु को केवल पास में लेके आए हैं और विपरीत आवेश से आवेशित कर दिया, जिसे प्रेरण द्वारा आवेशन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आवेशों से संबंधित गुणधर्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है आवेशों का गुणधर्म। पहला है, इसमें अपन आवेशों की गुणधर्म में पढ़ेंगे योज्यता। दूसरा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा पढ़ेंगे आवेशों की निश्चरता, आवेशों की निश्चरता। और चौथा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण। सबसे पहले आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का क्या मीनिंग है? योज्यता का मतलब है कि आवेशों की योज्यता से का मतलब है कि कोई भी वस्तु है उसमें जितने भी आवेश उपस्थित होंगे उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? उसमें कुल उपस्थित आवेशों के बराबर होता है। कोई भी वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इसमें जितने भी आवेश उपस्थित हैं और यदि इसमें से कुल आवेश निकालना पड़े आपको तो कुल आवेश की वैल्यू जितने भी आवेश स्थित हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगी। 2 कूलाम, -5 कूलाम, -4 कूलाम, +4 कूलाम और -6 कूलाम है। और क्यू यदि टोटल निकालना है आपको तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 2, -5, -4, +6, -6। इट मीन्स इनको टोटल कर देंगे, सम कर देंगे, बीजगणितीय योग करेंगे तो ये आपके पास में आएगा 2 - 9, इट मीन्स -7 कूलाम। आवेशों की योज्यता का मतलब है कि किसी में वस्तु में उपस्थित कुल आवेशों का मान उस वस्तु के प्रत्येक कॉर्नर में, उस वस्तु के प्रत्येक भाग में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे आवेशों की योज्यता कहा जाता है। किसी भी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश का मान उस वस्तु के प्रत्येक कॉर्नर में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? आवेश कुल आवेश बोला जाता है, आवेशों की योज्यता। दूसरा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या होता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत का मतलब होता है आवेशों को न उत्पन्न कर सकते, इन्हें नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इसे कहा जाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते, इन्हें नष्ट कर सकते, इसी प्रकार से आवेशों को भी न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। उत्पन्न भी नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते, जिसे अपन क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। आवेशों की निश्चरता। तीसरा आता है आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता की यदि बात करें तो आवेशों की निश्चरता का मतलब होता है कि भाई क्यू विराम अवस्था, यदि आवेश विराम अवस्था में हो और गतिशील अवस्था में हो तो उसकी वैल्यू समान होती है। कहने का मतलब यदि विराम अवस्था में 5 कूलाम है कोई आवेश तो गति करेगा तो भी वो 5 कूलाम ही रहेगा। ये नहीं है कि गति करते टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आवेशों की निश्चरता का मतलब है विराम अवस्था तथा गतिशील अवस्था में आवेशों का जो मान है वो समान रहता है। आवेशों का क्वांटमीकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश का मान मूल आवेश, कुल आवेश क्यों है, वो मूल आवेश क्या है? एन ई आपका मूल आवेश है, उसका पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। Q = Ne। क्यों है कुल आवेश और n आवेशों की संख्या और E है मूल आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेशों का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कुल आवेश का मान जो है मूल आवेश का पूर्ण गुणज, कुल आवेश ये है, मूल आवेश ई है, इसका पूर्ण गुणज क्या है? n। किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके साथ में प्लस माइनस साइन का भी अपन यूज करते हैं। तो ये अपने 4 थे। आवेशों की योज्यता का मतलब किसी भी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश का मान वस्तु के प्रत्येक भाग में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। दूसरा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेशों को न उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित कर सकते हैं, जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं।
आवेशों की निश्चरता, आवेश का मान विराम अवस्था में और गतिशील अवस्था में समान होता है। क्वांटमीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q = NE। E का पूर्ण गुणज होगा। E क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 है। और इसके पश्चात अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, और जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स कूलॉम का नियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल PBM ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान जैसी विभिन्न प्रकार की कक्षाएं लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।